9th में क्लियर हुआ कैसे कैसे हुआ? इसमें क्या क्या डाउट है ये बताओ 9th का। क्लियर। तो आंसर केवल एक करेक्ट हुआ, बाकी सब में कुछ ना कुछ रॉन्ग है। रिकॉर्डिंग अभी ध्यान गया मुझे। चलो तो ये हो गया 9th के बाद क्वेश्चन नंबर है 10th। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 0.1 मोलर CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो CuSO4 का कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ बताया था क्या होगा? कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर Cu2+ रिड्यूस होगा। तो ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस है जिसमें कॉपर एनोड बना देते हैं, कॉपर धीरे धीरे डिजोल्व होते जाता है और वही Cu2+ वापस वहां पे डिपोजिट होते जाता है, या सॉल्यूशन से जो Cu2+ है वो डिपोजिट होते जाएगा। तो ओवरऑल CuSO4 सॉल्यूशन का कुछ नहीं होता, कॉपर ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। इतना याद आ जाना चाहिए, उसके बाद आगे देखते हैं क्या। 0.1 मोलर CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। डिप्लेशन ऑफ Cu2+ occurs near the cathode। हाँ, कैथोड के पास क्या होगा? Cu2+ डिपोजिट हुआ एंड अ करस्पॉन्डिंग एक्सेस नियर द एनोड। एनोड के पास क्या हो गया? Cu2+ में गया इनटू द इनएफिशिएंट स्टीयरिंग ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, तो वो थोड़ा आसपास ही जमा है, पूरी तरह से नहीं गया हुआ। इफ द local concentration of Cu2+ near the anode and cathode are 0.12 molar and 0.08 molar, calculate the back EMF developed। Calculate the back EMF developed। ओके, तो 0.1 होना चाहिए था, बट एक साइड 0.12 पड़ गया और एक साइड 0.08 पड़ गया। ओके, 0.1 होना चाहिए और 0.12 0.08 है। हाँ, तो एक्चुअली 0.1 मोलर ही होना चाहिए था, बट हुआ क्या कि यहाँ पे लोकलाइज ये बढ़ गया। इसके आसपास जो वैल्यू हो गया Cu2+ का, वो आ जा रहा है 0.12, थोड़ा इंक्रीज हो जा रहा है। और यहाँ Cu2+ से CuR आना चाहिए था, 0.1 मोलर था, ये 0.08 मोलर पे आ जा रहा है और बीच में सॉल्यूशन 0.1 मोलर पे आ जा रहा है। तो कितना बैक EMF डेवलप हो रहा है? तो इसको इस तरह से मान लो, Cu से Cu2+, ये 0.12 वोल्ट, और यहाँ पे क्या हो गया? Cu2+ 0.08 है और ये कॉपर में चला गया। तो ई सेल कितना हो जाएगा? E0 सेल जो कि 0 होगा, कंसंट्रेशन सेल हो गया, -0.059 बाई 2 लॉग ओके लॉग ये Cu से Cu2+, ये राइट साइड में जाएगा 0.12 बाई ये इधर से इधर 0.08। वैल्यू देख लो, -0.06 बाई 2 log 3/2।
वैल्यू देख लो, आंसर आ रहा है क्या? फाइव पॉइंट फोर मिली वोल्ट के आसपास। हाँ, एक आंसर है ना, एक आंसर 5.2 मिली वोल्ट है। तो 0.09 वगैरह लोगे तो आ जाएगा फिर, या लॉग 3 लॉग 2 एग्जैक्ट लोगे तो। ओके, देख लो। एग्जैक्टली करोगे तो होगा, अप्रोक्सीमेटली किया हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे हुआ? एक Cu से Cu2 प्लस बन गया, तो यहाँ एक पोलैरिटी डेवलप हो गया था Cu से Cu2 प्लस में, और एक Cu2 प्लस से Cu में। तो यही बैक ईएमएफ जो एक्स्ट्रा डेवलप हो गया वो इतना होगा। सोच लो, क्लियर है? ओके, देखो। 5.2 आता है, 5.2 गिवन है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट। तो ये 10th हो गया, इसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 कर दिया, 10 कर दिया ना, हाँ 11th। 11th, 11th, 11th। हाँ, द इक्विलिब्रियम Cu2 प्लस से कॉपर गिव्स आउट 2Cu प्लस, और वैल्यू ऑफ Cu प्लस और Cu प्लस का स्क्वायर का दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है, तो दूसरे का क्या होगा? तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, Cu2 प्लस प्लस कॉपर गिव्स आउट 2Cu प्लस, डिसप्रोपोर्शनेशन का अपोजिट। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और established at 20 degree corresponding to Cu2 plus से Cu प्लस का स्क्वायर, Cu2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu प्लस का स्क्वायर, 2.02 into 10⁻⁴। The standard potential E naught Cu2 plus से Cu is equal to 0.33 वोल्ट। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ना। इसका जो वैल्यू हो गया 11th, ये Cu प्लस Cu2 प्लस गिव्स आउट 2Cu प्लस, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका हो गया रिडक्शन। मतलब ये हो गया कैथोड, और ये एनोड। ई सेल कितना होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और दोनों का आरपी ही लेना पड़ता है। तो एक का गिवन है और कंसंट्रेशन का वैल्यू गिवन है, तुम्हें बताना पड़ेगा कि वैल्यू क्या होगा। तो इसमें रिएक्शन क्या हो गया? रिएक्शन तो दिया हुआ है तुम्हें। तो ई नॉट सेल कितना होगा? ई नॉट कैथोड मतलब रिडक्शन, कैथोड कौन सा था? Cu2 प्लस से Cu प्लस, माइनस ई नॉट एनोड, एनोड वो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट लिखना आरपी ही है, Cu प्लस से Cu ही लिखना है, ये चीज। तो इस सेल का वैल्यू जो हो गया ई नॉट Cu2 प्लस से Cu प्लस, माइनस ई नॉट Cu प्लस से Cu, माइनस 0.059 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन एक ही है ना, Cu से Cu प्लस में एक ऑक्सीडेशन हो गया, और Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2 Cu प्लस, उसमें भी 1 लॉग Cu प्लस का स्क्वायर बाय Cu2 प्लस। आई थिंक इसमें सारा डेटा गिवन है।
बस पुट करना है तुम्हें, ये भी गिवन है और 11th और क्या गिवन है, ई नॉट सी यू प्लस सी यू गिवन है, तो ई नॉट बताना है। टेम्परेचर थोड़ा सा अलग कर दिया, 25 कर दिया, तो भी वैल्यू ऑलमोस्ट उतना ही लेके चलो, 25 वाला 0.06। सी यू प्लस से सी यू, हाँ ठीक है, तो बस यही करना था। इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम मतलब ई सेल जीरो हो चुका है, ई सेल मिलना जीरो हो गया, इक्विलिब्रियम की बात किया है, मतलब ई सेल का वैल्यू नहीं दिया एक पर्टिकुलर, तो बस वो जीरो कर दो। हाँ, इसको जीरो कर दोगे तो क्या होगा फिर, ये सब तो गिवन है ना, एक गिवन है दूसरा आ जाएगा ना, जैसे ये निकालना था शायद, ये गिवन था, देख लो कोई एक गिवन है एक दूसरा निकालना है, कौन सा गिवन है कौन सा नहीं। अभी हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं। ई नॉट एक का दिया हुआ है, दूसरे का नहीं है, तो दूसरे का तो आ जाएगा ना, दोनों ही नहीं दिए हुए हैं। सी यू टू प्लस सी यू गिवन है, अच्छा सी यू टू प्लस सी यू गिवन है, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर, सी यू टू प्लस से सी यू प्लस सी यू पूछ रहा है, और सी यू टू प्लस सी यू, अच्छा ये प्रॉब्लम था, समझा। जीरो पॉइंट थ्री थ्री, और सी यू से सी यू प्लस पूछा हुआ है। तो तुम्हें एक डेटा इसमें लेना पड़ेगा, सी यू टू प्लस सी यू दिया हुआ है, तो सी यू से सी यू प्लस, तो सी यू टू प्लस से सी यू प्लस इससे निकाल सकते हैं क्या, नहीं ये एक्स हो जाए, ये एक्स वोल्ट होगा, तो दूसरा बता सकते हो तुम, ई नॉट, दूसरा कौन सा चाहिए, सी यू टू प्लस सी यू, वो कितना होगा, इसके टर्म में बताया था ना, दो हाफ सेल रिएक्शन एडेड सब्ट्रैक्टेड क्या होता है, कितना हो जाएगा सोचो। हाँ, अब ये क्वेश्चन ये अलग हो गया, यहाँ वाला क्वेश्चन बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देते ही रहते हैं बार बार। सी यू टू प्लस से सी यू दिया हुआ है, सी यू से सी यू प्लस है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, दोनों ऐड कर दो तो आ जाएगा ना, इक्वेशन वन सी यू टू प्लस से सी यू, सी यू से सी यू टू प्लस, सी यू कैंसिल हो गया, सी यू टू प्लस से सी यू प्लस आ जाएगा, थर्ड इसका वैल्यू कितना होगा, इक्वेशन वन और टू को ऐड करके आएगा, एन वन ई वन, एन वन कितना है टू, इंटू 0.33, प्लस दूसरा इक्वेशन, हाँ एक्स आ जाएगा, वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई टोटल, एन, ये एन थ्री कितना हो गया, चेंज तो वन का ही है ना, ये इतना लोगे, ई नॉट सी यू टू प्लस सी यू प्लस, तब इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये आ गया 0.66 प्लस एक्स, इसको यहाँ लिखो, ई नॉट सी यू टू प्लस सी यू प्लस 0.66 प्लस एक्स माइनस ई नॉट सी यू प्लस सी यू, ये हम लोग को चाहिए था, ये एक्स वोल्ट लिया था ना, तो ये ऑपोजिट लिखना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में माइनस एक्स हो जाएगा ये। हाँ, तो 0.66 प्लस 2x, अब कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके।
इसमें दो इंडिपेंडेंट डेल्टा जी लिखिए। हाँ ठीक है, अभी तो सबको क्लियर हो गया ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था लिस्ट में 9, 11, 9, 10, 11 हो गया, 20, 24। 20 galvanic cell is composed of two hydrogen electrode. One of is standard and the other is immersed. In which of the following solutions should the other electrode be immersed to the get maximum EMF? वो तो 22 है, नहीं 22 तुमने नहीं पूछा है ना, 20 पूछा होगे। हाँ 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। When the sample of copper with the zinc impurities, कॉपर में जिंक डिजोल्व है, तो उसको प्यूरिफाई करना इलेक्ट्रोलिसिस से अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड आर प्योर जिंक एज द कैथोड एंड प्योर कॉपर एज द एनोड। तक प्योर कॉपर लोगे तो Cu2+ बनते चला जाएगा। इम्प्योर कॉपर लेते हैं ना एनोड के फॉर्म में, तो फिर वही ऑक्सीडाइज होते जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, विद जिंक इम्प्योरिटीज इम्प्योर सैंपल एज कैथोड, इम्प्योर को हमेशा एनोड लेते हैं, एनोड ऑक्सीडाइज होगा ना, ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम कॉपर को एनोड ले लो तो उसमें क्या होगा, Cu भी Cu2+ में जाएगा, Zn भी Zn2+ में जाएगा। बट रिडक्शन किसका होगा फिर? यहाँ पे कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, यहाँ पे कॉपर ले लो। और ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का केस था। ऐसे करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर और गोल्ड तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, वो मड बन जाता है यहाँ पे। बट ऑक्सीडाइजेबल कौन सा है, कॉपर और जिंक में जिंक ज्यादा ऑक्सीडाइजेबल है, तो दोनों ऑक्सीडाइज होंगे, Zn2+ और यहाँ Cu2+। बट सॉल्यूशन CuSO4 का था, सॉल्यूशन में CuSO4 रखा हुआ है, अब Zn2+ भी है, बट रिड्यूस्ड तो Cu2+ ही होगा ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर यहाँ इसके ऊपर आते जाएगा। सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, Cu2+ और Zn2+ दोनों बच जाएंगे, और सिल्वर और गोल्ड एनोड मड बन के बच जाएंगे। क्लियर ना, सिल्वर तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, सिल्वर ऑक्सीडाइज होता तो सिल्वर रिड्यूस होता, फिर जब कॉपर है उसमें तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा। एक बार कॉपर ओवर हो जाए, पहले जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर हो गया, अब कॉपर ओवर हो गया, तो सिल्वर ऑक्सीडाइज होकर Ag+ बन सकता है, फिर वो डिपोजिट हो सकता है। तो कॉपर के ऊपर सिल्वर का लेयर आ जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। फिर सिल्वर भी ओवर हो जाए तो गोल्ड ऑक्सीडाइज हो सकता है। बट यहाँ जब तक कॉपर है, सिल्वर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, वो एनोड मत बनते जाएगा, Cu2+ बनते जाएगा। ओके, तो उसका एनोड लेना था, दूसरे का कैथोड। अब देख लो आंसर, इम्प्योर सैंपल एज एनोड, तो ये तो आंसर सी और डी में से कुछ होगा। और कॉपर को प्यूरिफाई करना है ना, तो प्योर कॉपर एज द कैथोड, इम्प्योर जिंक एज कैथोड लोगो तो जिंक के ऊपर कॉपर का लेयर आ गया। क्लियर हुआ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग? 20। ओके, 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखें। इम्प्योर सैंपल से क्या निकल रहा है, इम्प्योर सैंपल से Cu2+ और Zn2+ जा रहा है सॉल्यूशन में। जो इजिली ऑक्सीडाइज होगा वही जाएगा ना। इम्प्योर सैंपल में सोडियम दो तो सोडियम ही पहले Na+ इलेक्ट्रॉन देगा वो, तो सोडियम ही ऑक्सीडाइज होगा, तो एक टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। रेस्ट सिल्वर और गोल्ड इसी तरफ फॉल होता है एनोड मड बन के।
हाँ, ये अपन क्लियर हुआ। ओके, 24। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल, अच्छा पूरा सेल नहीं है, केवल एक ही सेल रिएक्शन है, कंसिस्टिंग ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, उसमें Fe2+ है और Fe3+ है, और E0 Fe3+ Fe2+ दिया हुआ है 0.77। तब तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, और क्या करना है इसमें। E0 प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लो, यहाँ पे Fe3+ है और Fe2+ है, दोनों का अपना वैल्यू दिया हुआ है। ये C1 मोलर, इसको C2 ले लें, तो इसका E0 कितना होगा। इसका E वैल्यू पूछा है कि हाफ सेल का E का वैल्यू कितना होगा। तो क्या रिडक्शन के ऑक्सीडेशन दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Fe3+ से Fe क्या होगा, E Fe3+ से Fe2+ इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू कितना होगा, E0 Fe3+ से Fe2+, ये वैल्यू दिया हुआ है -0.059 बाई 1 लॉग, इधर क्या होगा Fe3+ से Fe2+, Fe2+ ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई Fe3+, and all data have been given। पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, देख लो। कोई डाउट है इसमें। क्लियर हुआ 24। ये सब डेटा गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, बस रख दो, वैल्यू आ जाएगा। ओके, 24 के बाद एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuBr2 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, अब कोई और लेते तो वो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, यही प्रॉब्लम है ना, तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा। तब तुम्हें बताना है कि CuBr2 ले लिया गया, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, जैसे NaCl ले लोगे तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होता है, यही है ना, Na+ और Cl- का। इसमें क्या हो जाएगा, Cu2+ और Br2- है, तो Cu2+ और वाटर के रिस्पेक्ट में कॉपर डिपॉजिट होता था, ये नोट्स में था, Cu2+ ले लो और वाटर ले लो, तो वाटर तुम्हारा रिड्यूस नहीं होगा, कॉपर रिड्यूस होता था। वाटर कहाँ पे था, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली वाटर, यहीं पे वाटर था, क्लियर ना, तो इससे ऊपर वाले, और वाटर के नीचे क्या हो गया, जनाबे क्रूर ने फेंकी कोई सिटी नीचे, मतलब वहां पे जिंक हो, निकल हो, ये सब हो, जनाबे क्रूर क्रोमियम हो, तो ये सब रिड्यूस होंगे वाटर के रिस्पेक्ट में, तो कॉपर नीचे है तो कॉपर रिड्यूस होगा, तो आंसर बी जाएगा। अच्छा, मल्टीपल चॉइस है ना। और हाँ, तो ये ब्रोमीन के बारे में भी बोल रहा है ना, तो ब्रोमीन क्या होगा, Br- और वाटर, Br- और वाटर कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, एक्वस Br लोगे तो फिर तुम्हें वो टेबल से देखना पड़ेगा, वाटर और Br- में किसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा है। यदि वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो O2 बनेगा, और Br- ऑक्सीडाइज होगा तो Br2 बनेगा। तो वाटर और Cl- में कौन सा बाहर गया था, NaCl लिया था ना हम लोग ने, Cl2 बाहर चला गया था ना, वाटर नहीं जाता है, वाटर का एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए, तो उसी तरह Br- से Br2 बन जाएगा, वाटर का जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए उसके कारण नहीं जाएगा, तो इसमें ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो जाएगा एनोड पे, और कॉपर डिपॉजिट होगा। क्लियर हो गया।
अच्छा, डाउट थर्ड में, मैं सेकंड कर गया। ओके, थर्ड पे जाओ। A current of 2.68 ampere is passed for 1 hour through an aqueous solution of CuSO4 using copper electrode। हाँ, तो कॉपर इलेक्ट्रोड दे दिया गया, करंट पास कर दिया गया है ना, 1 आवर। तो IT/F तो निकल जाएगा 2.65 इंटू टाइम तो मालूम है बाई एफ। तो उतना ही इक्विवेलेंट क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड, तो उतना ही इक्विवेलेंट कॉपर ऑक्सीडाइज होगा और उतना ही इक्विवेलेंट CO2+ उधर जाएगा और CuSO4 का मास रिमेन्स सेम। ये हुआ ना। एनोड का मास जो डिक्रीज होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास कितना लोगे, 63.5/2 इंटू IT/F। ये होगा ना, मास कितना उसका गया, EIT/F। ई का वैल्यू 63.5/2, आई का वैल्यू गिवन है, टी गिवन है, बाई एफ गिवन है। इंक्रीज इन द मास ऑफ द कैथोड उतना ही होगा, जितना इसका डिक्रीज हुआ उतना ही उधर जाएगा ना। और नो चेंज इन द मास ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये तो हो ही नहीं सकता। तो रेशियो बिटवीन द चेंज ऑफ मासेज ऑफ कैथोड एंड एनोड इज नहीं, वो तो जितना इधर ऑक्सीडाइज हुआ उतना ही रिड्यूस होगा ना। हाँ, तो यदि, और तब तो एक ही आंसर हो सकता है, सी और डी तो रॉन्ग ही हो गया, तो या तो ए और बी, तो यदि ए करेक्ट है तो बी भी होना ही था। देख लो। कैलकुलेट कर लो, EIT/F उतना ही आ रहा है ना। आंसर नहीं मैच कर रहा है, क्या क्या हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ट्रिक वो तो बताया था ना, वो वीडियोज में होगा, लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अली मंसूर, जनाबे क्रूर ने फेंकी सीढ़ी कोई नीचे, नीचे देखो प्रभात है, कौन आइए, और आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित। और नहीं तो बस गूगल पर टाइप लिख कर दो, ट्रिक टू रिमेम्बर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बस तुरंत आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैच हो जा रहा है। एक्सरसाइज 2 का हो गया, एक्सरसाइज 3 में जाना है, 4, 6, 7, 9, 10 और 8। ओके, एक्सरसाइज कौन सा है, 3। एक्सरसाइज 3, 3 में पहला हो गया 4, NO3 माइनस NO2 एसिड मीडियम में E0 दिया हुआ है, NO3 माइनस NH3OH एसिड मीडियम में 0.731 दिया हुआ है। At what pH the above two will have the same E value, assuming the concentration of all species NH3OH plus except H plus to be unity। बस रिएक्शन बैलेंस करना है, सॉल्व करना है। NO3 माइनस और NO2 इसको बैलेंस करो, एक ऑक्सीजन उधर दोगे तो NO2 प्लस क्या आ जाएगा, H2O, NO2 प्लस H2O, और इधर आ जाएगा 2H प्लस, 2H प्लस आ जाए, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये +5 से +4 गया, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसका इक्वेशन क्लियर हो गया, NO3 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट NO2 और H2O। तो पहले का इक्वेशन हो गया, NO3 माइनस से NO2 था ना, वाटर बैलेंस करो तो H2O प्लस 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ H प्लस वेरिएबल है, बाकी सब 1 है। और दूसरा क्या हो गया, NO3 माइनस से NH3OH प्लस, NO3 माइनस से NH3OH प्लस, NO3
माइनस से NH3OH प्लस। ओके, इसको बैलेंस करें तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन से काम हो जाएगा। 2H2, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करें तो हाइड्रोजन कितना हो गया इधर, 3 + 1 4, इधर भी 4, 4 + 4 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 8H प्लस करेंगे तो काम हो जाएगा। यही होगा ना? ओके, प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे 8 पॉजिटिव चार्ज 1 निगेटिव, ऐसे भी कर सकते थे, 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, ये 2 पॉजिटिव, इधर न्यूट्रल था, इधर 1 निगेटिव तो 1 निगेटिव आयन से या ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो यहाँ टोटल 7 पॉजिटिव है और यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। अब दोनों का ई वैल्यू कब इक्वल होगा वही पूछ रहा है। EnO3 माइनस से NO2 विल बी इक्वल टू EnO3 माइनस से NH3OH प्लस। ये कब लिख पाएंगे हम लोग? इसका वैल्यू कितना होगा? E0 NO3 माइनस से NO2 माइनस 0.06/1 लॉग, बाकी सबको 1 लेना था, 1/H प्लस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू E0 NO3 माइनस से NH3OH प्लस माइनस 0.06 कितना हो जाएगा, 6 लॉग 1/H प्लस रेज टू 8। अब यहाँ से सॉल्विंग है, आई थिंक सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आया था आंसर किसी को ये सॉल्व करके? H प्लस निकालना, बाकी गिवन ही होगा। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 4 ना? E0 दोनों का गिवन ही है। 0.79 रख दो, दूसरे का E0 0.73 रख दो, और बाकी कोई वेरिएबल नहीं, केवल H प्लस है, तो वो तो आ जाना चाहिए ना फिर। pH के टर्म में भी चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर हो गया ये कैसे होगा? आ जाएगा ना? ओके, एक्सरसाइज 3 का 4। अब 6 करो। 6 में क्या है? सर्टेन मेटल सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज इन सीरीज विद अ सीरीज सिल्वर कूलम मीटर, है ना? अच्छा ठीक है, तो ये सीरीज में करोगे तो जितना करंट होगा वो दोनों में इक्वल पास होगा, तो दोनों में सेम करंट पास हुआ तो सेम IT/F आएगा, मतलब सेम इक्विवेलेंट, सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। IT/F इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ना, तो पहले का M1/E1 इक्वल टू दूसरे का M2/E2, यही होगा ना? M1/E1 पहला कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो सिल्वर का मास दिया हुआ है कितना, 0.5094 बाई इसका इक्विवेलेंट मास 108/1 ही होता है, इक्वल टू दूसरे का मास 0.2653 बाई इसका इक्विवेलेंट मास। तो इसका इक्विवेलेंट मास वैलेंसी ऑफ द मेटल चाहिए, इक्विवेलेंट मास तो आ जाएगा, वैलेंसी कैसे आएगा? एटॉमिक मास भी 108 ही लेना था इसका भी, तो 108/n, तो कितना आ जाएगा वो? ओके, इसमें क्या हो जाएगा? सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, और इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, इसका जो मास ऑफ Ag दिया हुआ है बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag 108/1, और इसको बोला कि मास ऑफ मेटल जो भी दिया हुआ है डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इसका भी 108 ही लेना था बाई n फैक्टर,
है ना। इसका एटॉमिक मास और सिल्वर का एटॉमिक मास दोनों का ऑलमोस्ट सेम लिया है, बोला कि 108 ही ले लो। तब एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू तो बस मास मास ऑफ एजी बाई मास ऑफ मेटल पे आ जाएगा ना। मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाई मास ऑफ मेटल, तो कितना आ जाएगा? 0.5094 बाई 0.26, तो ऑलमोस्ट डबल है ना, तो एन का वैल्यू 2 आएगा फिर। ये क्लियर है? ये सब किसके डाउट है बताओ? 4 6। ओके क्लियर है। ऑलमोस्ट 2, तो वैलेंसी 2 होगी। वैलेंसी तो एग्जैक्ट 2 लोगे ना, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट। फोर्थ सिक्स सेवंथ। 3 ampere current was passed through an aqueous solution of the unknown salt of palladium for 1 hour। 3 एम्पियर 1 आवर, मतलब IT/F मालूम है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और इस उसका इतना मास डिपॉजिट हुआ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। एम इक्वल टू EIT/F लिखो। मास कितना हो गया? 2.977 इक्वल टू इक्विवेलेंट मास कितना होगा? एटॉमिक मास ऑफ पैलेडियम 106.4 बाई एन। आई गिवन है, टी गिवन है, एफ गिवन है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना। कितना होगा? मास ऑफ पीडी गिवन है, सब तो गिवन है, तो इसमें कैलकुलेट क्या करोगे बताओ? यही एन कैलकुलेट करना था ना, इसको यहाँ पे रख देना, आ जाएगा। क्लियर हुआ अभी? आंसर मैच नहीं कर रहा, अच्छा मुबीन का था। और किसी का आंसर मैच किया है क्या? और किसी का? नहीं, 4 6 7, अच्छा वो आगे 4 6 7 9 10 8 ऐसे लिखा हुआ। 4 6 7 9 10 8, 8 बाद में करेंगे, ये हो गया ना मतलब। हाँ तो बस इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही होगा। आंसर नहीं आ रहा सबका, देख लेना फिर, क्योंकि वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है जो भी है, और कुछ करना नहीं है इसमें। 7 का मैच हुआ था। 7 का मैच कर रहा है, तो मुबीन ठीक से देखो वो, कैलकुलेटर अच्छे से यूज करो, आ जाएगा। EIT/F करंट कितना रखोगे? 3 एम्पियर। टाइम कितना रख रहे हो? सेकंड में रखना, 60 × 60, 1 आवर है ना, 3600। एफ का वैल्यू 96500। ई का वैल्यू हो गया 106.4 बाई एन, और मास दिया हुआ है 2.977। यही है ना? हाँ, आ जाना चाहिए जब सबका मैच कर रहा है तो। ओके, 7 किया तो एर्थ अभी कर लें, एर्थ में विदाउट था। ओके। हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, मतलब इस बार टाइम चाहिए, और EIT/F सब कुछ दिया हुआ है, राइट। तो मास इक्वल टू EIT/F होगा। तो आई का वैल्यू गिवन है, टाइम निकालना है, एफ मालूम है, ई का वैल्यू 108/1 हो गया, इक्विवेलेंट मास सिल्वर का। और मास कितना आएगा? मास के लिए तुम्हें मेटल सरफेस है, उसमें 5 माइक्रोमीटर का थिक लेयर बनाना है, तो मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? मेटल का सरफेस एरिया दिया हुआ है,
तो उसको सबको सेंटीमीटर में ले लो, डेंसिटी सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो एरिया को सेंटीमीटर में ले लो, थिकनेस को सेंटीमीटर में ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया इंटू थिकनेस क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, एरिया कितना लोगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5 माइक्रोमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर करो। 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर हुआ, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा ये अपन, 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर है, तो इंटू 100 कर दोगे तो 5 इंटू 10⁻⁴ ना। तो मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को लिखा जाता है एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। एरिया 80 है और ये 5 इंटू 10⁻⁴ है, कितना सेंटीमीटर हो गया, इंटू डेंसिटी देखो कुछ ना कुछ तो दिया ही है, 10.8। इतना ग्राम हो गया, इक्वल टू EIT/F। ई कितना हो गया 108, I 3 एम्पियर है शायद, टाइम निकालना है, F96500। करंट देख लो कितना है, 2 एम्पियर है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंसेप्ट हो गया, किसी चीज पे लेयर चढ़ाना था सिल्वर का, तो ऐसे लेयर चढ़ा सकते हो। क्लियर हुआ। डन, ओके। नाइन्थ, 9 और 10 दो डाउट है इसमें, ओके। नाइन्थ में क्या हो गया, a certain electricity deposited 0.5 kilogram of silver from the AgNO3, तो what volume of hydrogen will be, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, टेम्परेचर प्रेशर दिया, मतलब नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन तो उतना ही आएगा जितना इक्विवेलेंट सिल्वर का है, यही होगा ना, जितना सिल्वर का इक्विवेलेंट है उतना ही इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होगा। तो सिल्वर का इक्विवेलेंट मालूम है, मास बाई इसका इक्विवेलेंट मास 0.54 बाई सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कितना होगा 108 ना, 108/1। उसी तरह मास मास ऑफ हाइड्रोजन बाई 1, तो मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2 या H प्लस जो भी लिखो। तो मास ऑफ सिल्वर 0.54 बाई इसका इक्विवेलेंट मास 108/1। मास ऑफ हाइड्रोजन है ना, मास ऑफ H2 बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन 1। H+1 आता है, H2 उसका अलग आ जाएगा। H2 का लिख रहा है ना, तो H2 का एन फैक्टर अलग होगा। H2 का क्या होगा एन फैक्टर, H+ से H2 बनाओगे तो इसका एन फैक्टर 1 होता है, तो इसका एन फैक्टर क्या होता है 2 होता है ना, +1 से 0। तो ये मास ऑफ H2 के टर्म में रखोगे, इसका मास ऑफ H2 बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ H2, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2 2 आएगा। एक बार मास ऑफ H2 आ गया, तो उसके बाद PV इक्वल टू nRT पुट करो, बाकी सब गिवन है, तो तुम्हें वॉल्यूम आ जाएगा, प्रेशर नोन है, T नोन है, R नोन है, N आ गया, N मास ऑफ H2, M मास ऑफ H2 आ गया ना, तो इससे N आ जाएगा। कर लो, देख लो आंसर आ रहा है। डेटा तो ठीक है जो है सो है। हाँ, व्हाट वॉल्यूम विल बी देयर, उससे उसका मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया हम लोगों ने। हाँ, जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर होगा उतना H2 होगा, ठीक है।
क्वेश्चन हो गया राइट। दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेट करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ ये इसका इलेक्ट्रोलिसिस, कि जब सेम चार्ज पास किया गया दोनों में तो दोनों का सेम इक्विवेलेंट आता है, या मास इक्वल टू ई आई टी बाई एफ होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आई टी बाई एफ है ना, जब आई टी बाई एफ सेम होगा तो सबका सेम इक्विवेलेंट आएगा। सब में जब सेम करंट पास करोगे तो सबका सेम इक्विवेलेंट जाएगा। वो बताया था ना, NaCl MgCl2 Cl3, तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया तो सबका सेम इक्विवेलेंट आते जाएगा। सिल्वर का भी उतना ही इक्विवेलेंट होगा, हाइड्रोजन का भी उतना ही आएगा, जिसका भी जो हो रहा है सबका सेम इक्विवेलेंट। सोच लो, क्लियर हुआ? पीवी इक्वल टू एनआरटी रख दो, तो प्रेशर को किस में रखना था, एटीएम, वॉल्यूम लीटर में आएगा। आर का वैल्यू 0.0821 ले लेना, टेम्परेचर केल्विन में ले लेना। तो मीटर क्यूब में हम लोग कभी नहीं निकालते, याद रखो। गैस स्टोव में पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो प्रेशर कितना लोगे, 728/760, तो वॉल्यूम लीटर में आएगा। नंबर ऑफ मोल मास ऑफ हाइड्रोजन जितना आया बाई 2, और आर का वैल्यू 0.0821, तो ये एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन है, इनटू टेम्परेचर 300। यही होगा ना? हाँ शिवम, क्लियर हुआ ये? यहाँ पे जब तुम रखोगे तो ये 728/760, वॉल्यूम आएगा तुम्हारा लीटर में ही आएगा। नंबर ऑफ मोल MH2/2, ये तो अच्छा डायरेक्ट वही देख लेते हैं, 0.54/108। आर का वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर रख देना जो भी है, 300 है ना। ठीक है, अभी आ जाएगा। ओके, तो 9 डन। अभी क्वेश्चन नंबर 10। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? क्लियर है ना? ओके, क्लियर है, ओके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 2 बच गया, 10 बस एक ही बच गया, 10 8 तो कर दिया था। 10 में क्या है, अ करंट ऑफ 3.7 एम्पियर इज पास थ्रू, मतलब आई टी बाई एफ मालूम है, तो आई मालूम है, टी मालूम है, एफ मालूम है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मालूम चल गया, सबका उतना ही इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा या बाहर जाएगा। एनआई इलेक्ट्रोड इन 0.5 लीटर ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका नंबर ऑफ मोल मालूम है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 कितना हो गया, 1 मोल। 1 मोल Na2+ था। व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन, कितना मोल Na2+ निकल जाएगा वो तो बता दोगे तुम, IT/F से। IT/F का वैल्यू बताओ तो कितना आ रहा है, IT/F का वैल्यू कितना है? 0.5 लीटर ऑफ 2 मोलर, 0.5 लीटर ऑफ 2 मोलर Na2+। ओके, क्या आ गया आंसर? IT/F का वैल्यू 0.13 आ रहा, 0.82 आ रहा।
मूविंग 0.82 आ रहा है क्या किसका? अपन ITYF 0.13 है। ऋषभ ने लिखा 0.83। 0.13 है कि 0.83? 0.08 सबका अलग अलग आ रहा है ITYF। तुमने कैलकुलेटर पे चेक किया I/T/F। ओके, तो भी 0.13 0.08 बहुत डिफरेंस है। 3.76 आवर्स। सिक्स आवर्स। यही किया था ना, तो ये 0.13 मान के चलो। एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये 0 0 0 0 हट जाएगा, 6 से 160 आ जाएगा, 36 हो गया, 36 वही 160। 3 × 5 तो 4.5 वगैरह, 3.7 से 4 नहीं 0.08 वगैरह कुछ आ रहा है। हाँ, अपन तुम्हारा कैलकुलेटर खराब हो गया। 0.8 आ रहा है ना? 0.82 इक्विवेलेंट ऑफ Ni2+ इज डिपॉजिटेड। तो मोल कितना डिपॉजिट हुआ? मोल कितना हो गया? n फैक्टर तो 2 है ना? तो नंबर ऑफ मोल। हाँ, तो 0.82 बाई वॉट? 2 मोल Ni2+ इज डिपॉजिटेड। तो 0.41 मोल तो डिपॉजिट हो गया। और टोटल मोल कितना था इसका? इसका टोटल मोल कितना था? 1 मोल। 1 मोल में से 0.41 चला गया, 0.6 मोल बचा हुआ। Ni2+ रिमेनिंग। तो Ni2+ का कंसेंट्रेशन कितना होगा? नंबर ऑफ मोल जो बचा हुआ है बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम था ना, कितना था? 0.5। तो 0.6 मोलर बच गया, मतलब जो 1 था ना। हाँ, ये कितना आ जाएगा? 0.6/0.5 मतलब 1.2 आ जाएगा। अब ये 1.2 मोलर पर होगा फिर आंसर। ओके, क्लियर हो गया अभी?
ओके। हाँ चलो, एक कॉल आ गया तो उसमें चला गया था टाइम। अभी बताओ कौन सा कर रहे थे हम लोग? हाँ, इसका आंसर आ जा रहा है अभी। इसका आंसर 0.0082/2 क्यों हुआ, ये लिख रहे हो ना? आंसर 2 दिया हुआ लिख रहे हो, अच्छा।
हाँ हेलो। अच्छा इसका आंसर आ गया अभी। एक कॉल आ गया था, मैं उस पर बिजी हो गया था। ये कितना हो जाएगा इसका, 1 मिनट देख लेने दो। IT/S 0.82 था तो ये हो गया 0.41। तो 1 मोल पहले से दिया था 0.5 -2। तो ये 1 मोल था और मोल कितना चला गया इसका बाहर, 0.41 बाहर चला गया। तो 0.41 बाहर चला गया तो 1 मोल में से 0.41 बाहर गया तो 0.6 मोल तो बचेगा ही। 0.6 बाई टोटल वॉल्यूम 0.1.2 ही आएगा। सबका आंसर क्या आया था और लोगों का? सबने ट्राई किया था? डेटा तो 1.2 का ही दिख रहा है। 1.2 ही आ रहा है ना? ओके नेक्स्ट देखो, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, बता देना। मेरे ख्याल से यही रहेगा। 4A, 4A पे जाओ तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 21 करना है। ठीक है। पेज ही चला गया, फिर से बंद हो गया। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, हाँ ये काइनेटिक्स से ऊपर, हाँ ठीक है। अब ये 4A में चलते हैं। 4A में देखो तो एक्सरसाइज 1 2 3 4A। अच्छा ये तो जेई मेंस वाले क्वेश्चन है सब। 4A में क्वेश्चन नंबर 13 देखो। E0Cl2 से Cl- दिया, Cr3+ दिया है, क्रोमेट का दिया है, सबका दिया हुआ। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं तो 12 है, 13 तुमने बोला ना? 4A का 13। हाउ लॉन्ग शुड द वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड टू 100 एम्पियर करंट सो दैट द ऑक्सीजन रिलीज कैन completely burn 27.66 ग्राम डाइबोरेन। B2H6 प्लस O2, B2O3 प्लस वाटर बन जाएगा। तो डाइबोरेन का मोल मालूम है तो ऑक्सीजन का मोल ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। ऑक्सीजन का मास आ गया तो M=EIT/F कर दो। मास ऑफ ऑक्सीजन मालूम चल गया। यहाँ पे I मालूम है, T चाहिए। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना लोगे? 8 ले लोगे। यही था ना, 27.66 ग्राम डाइबोरेन। ट्वेंटी सेवन पॉइंट 66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन। तो B2H6 प्लस O2, ये B2O3 प्लस H2O। तो यहाँ पे B2H6 है, तो यहाँ पे 3/2 कर दोगे तो होगा 3/2 O2 से ये आ जाएगा। और नहीं, यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे वही चाहिए ना, 3H2O, तो 3O2 चाहिए। तो यहाँ पे इसका 27.66 ग्राम दिया हुआ था भाई। इसका मोलर मास ले लो, 10.8 × 2, 21.6 प्लस 6, ये तो उतना ही हो गया, 1 मोल हो गया। तो इसका कितना आ जाएगा? 1 मोल रिएक्ट्स विद 3 मोल, यही है ना? तो 3 मोल के लिए M=EIT/F। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 4A का 13। मास हो गया 3 × 32, मतलब 96 ग्राम। और इक्विवेलेंट मास इसका होता है 8। अब 96500। आई थिंक टाइम दिया या करंट कोई एक बताना है तुम्हें। 100 एम्पियर दिया हुआ।
तो टाइम कितना होगा? 13 क्लियर हो गया अभी? ओके, 4a का 13 कर दिया। 14 देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। यही कर रहे हो ना, यही सब क्वेश्चन है ना? तो मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा? ओके, हाँ। तो 14 तो फिर डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। 14 में देखो क्या गिवन है। 14 में हो गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, तो ई नॉट का वैल्यू कितना होता है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाई NF log के, वही 0.059 बाई log के आ जाता है। तो यहाँ पे ई नॉट, अच्छा तुम्हें ई नॉट सेल ही नहीं मालूम है? कुछ और सा आएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन। हाँ, सेल तो दिया हुआ 2 वोल्ट है। ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई एन। एन का वैल्यू कितना लोगे? 2 लॉग 0.059 बाई एन लॉग क्यू ले लो, या फिर ई के टर्म है तो पूरा पूरा सॉल्व कर दो। 14 ना, कंसेप्ट क्या था? ई सेल का वैल्यू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log Q at equilibrium, ई सेल 0 एंड Q का वैल्यू K। ये जो आ जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT NF log K। तो 2.303 हटाना है तो उसको लिख दो RT बाई NF ln K। तब ये ई के टर्म में आएगा ना। ई नॉट सेल 2 है और बाकी सबके वैल्यू पुट कर दो। आर का वैल्यू हो गया SI यूनिट में 8, टेम्परेचर कुछ तो दिया हुआ है, एन का वैल्यू 2 था, ये 96500 था, ये ln के। और टेम्परेचर कितना था 14 में? 300 केल्विन। ये कैलकुलेट कर लो, के का वैल्यू ई का पावर समथिंग आ जाएगा। देख लो, क्लियर है ये? फोर्टीन नहीं है, 21 भी हो गया है। अच्छा, तुम लोगों ने लिस्ट में दिया 13, 14, 21। 4a का 6। ओके, अपन का एक डाउट है 4a का 6। देखो 4a के 6 में क्या है? दे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये तो हो जाना चाहिए था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखने के साथ। अच्छा देखो, equivalent conductance of NaCl at the concentration C at infinite dilution of lambda C lambda infinity, the correct relation। अरे वो स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन याद आ रहा है? क्यों स्ट्रेट लाइन था? लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। रूट सी, आंसर सी डी में से कोई होगा, लैम्डा सी और माइनस करते हुए था। ये तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन था ना ये अपन नोट्स का। वो हो जाता कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो तो एक्स्ट्रापोलेट हो जाता इधर। यही था ना, तो स्ट्रेट लाइन था ना, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी ऐसे करते हुए। एक ही आंसर है ना 6 का। तो डायरेक्ट फॉर्म याद होना चाहिए कि हाँ ये एक फॉर्म था। ओके, 4b देखो। 4b का 1, 3, 10, 14, 15, 17। 4b में 1 में चले जाएं, 1 1 ये कौन सा था एक्सरसाइज? 4a। 4a 24 क्वेश्चन था, हाँ। 4b में जाओ। 4b भी जेई जेई मेंस वाला ही क्वेश्चन है। नंबर 1 देखो। 1 क्वेश्चन में क्या हो गया? L2O3 gives out this, the potential difference needed for
इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज एट लिस्ट। तो डेल्टा जी इक्वल टू NF ही लोग हो गए। डेल्टा जी कितना है 965 इंटू 10⁻³ है ना। एन का वैल्यू कितना होगा, एल्यूमिनियम 0 से +3 से 0 पे गया तो कितने का चेंज हो रहा है, तो एन का वैल्यू 4 आएगा, ऑक्सीजन से मालूम चल जा रहा है। O2 बनाया ना, तो यहां भी लिख दो एल्यूमिनियम का +3 से 0, ऐसा 2 एल्यूमिनियम 2/3 मतलब कितना लिया, 4/3 मोल एल्यूमिनियम है। तो 4/3 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितने का होगा, एक एल्यूमिनियम के लिए 6 होगा, तो 4/3 इंटू 6 8 आ जा रहा है। नहीं नहीं 2/3 था, 2/3 Al2O3, 3/2 में पढ़ना। देखो 4b का 1 2/3 Al2O3 है, इट गिव्स आउट 4Al प्लस O2 कितना बच गया, ये एक O2 बचेगा, यही होगा ना। एल्यूमिनियम 0 पे गया +3 से, एल्यूमिनियम टोटल है कितने पास, हम लोग पास एक एल्यूमिनियम के लिए +3 का चेंज, एल्यूमिनियम जो है हम लोग के पास 4/3 मोल है, तो 4/3 इंटू 6 ये 8 मोल आएगा। 8 मोल एल्यूमिनियम इधर से इधर गया, तो ऑक्सीजन का भी उतना ही आना चाहिए। ऑक्सीजन कितना है 2 मोल, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, 1 मिनट। एल्यूमिनियम हो गया 4/3 इंटू 3, 4/3 इंटू 3 ना। एल्यूमिनियम का मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 2/3 इंटू 2, 4/3 मोल। और एक एल्यूमिनियम किधर गया, +3 से इधर 0, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है, तो 4/3 के लिए कितना होगा, 4/3 के लिए 4/3 इंटू 3, ये 4 मोल आ जाएगा। अब 4 मोल ये क्लियर हुआ कैसा हो गया, ये नहीं क्लियर हुआ। एल्यूमिनियम कितना मोल है अपने पास, 2/3 इंटू 2, 4/3 मोल एल्यूमिनियम है, तो 4/3, और एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, तो 4/3 4 ही कैप्चर करेगा ना, यहाँ पे 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स का आएगा, एन का वैल्यू 4 होगा, तो शायद यही नहीं मालूम चला होगा तुम्हें। और ऑक्सीजन कितना हो गया, -2 से 0, मतलब यहाँ कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का। क्लियर हो गया अभी, तो -2 से 2, और ऑक्सीजन कितना था, सॉरी ऑक्सीजन का 2 मोल है ना, तो 2 इंटू 2 तो 4 आ जाएगा। तो डेल्टा G0 का वैल्यू लिख दो -NFE0, तो ये लिख दो 4, और ये डेल्टा G0, यहाँ से E0 का वैल्यू आ जाएगा ना। फर्स्ट हो जाएगा अभी 96500 इंटू 10⁻³ बस तुम्हें n नहीं दिखता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ये मोल कंसेप्ट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ही कैप्चर हो रहा है इधर उधर। ओके, फर्स्ट के बाद थर्ड। क्वेश्चंस ज्यादा हैं, ये सबका मैं सॉल्यूशन बना के भेजता हूँ तुम लोग का जितना भी है। कल ये करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस का जो तुम लोग ने भेजा सॉल्यूशन बना के ग्रुप पे भेज देता हूँ, वो ये पड़ेगा, फिर कल पूछ लेना ये डाउट रह जाता था। ओके, 11 बजे सभी लेक्चर है ना। हाँ ठीक है, 11 बजे मिलो। ये सब का मैं सॉल्यूशन बना के भेजता हूँ, फिर कल डाउट ना, कल देखते हैं फिर। चलो 11 बजे मिलते हैं तुम लोग से। ओके, चलो बाय बाय।